2019 के आखिर में मैं परदेश से आते आते रह गया। इसी दौरान मेरी एक खातून से शादी हो गई। वो मुझसे उम्र में 2-4 साल बड़ी थी, लेकिन मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आती, मेरा ख्याल रखती। एक दिन वो 3 अंडे लाई और कहने लगी, मैं अपने शौहर के लिए इस शहर की सबसे अच्छी सुपरमार्केट से फूड लाई हूँ। मैंने खुश होकर वो तीनों अंडे खा लिए। अभी रात हुई थी कि उसने मेरे हाथों पर पट्टी बांध ली और बोली, इस सब से मोहब्बत बढ़ती है। अब तुम अपने हाथ बांध लो ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊं। मैं समझा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। यूं 1-2 साल ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर जब मैं पाकिस्तान वापस आने लगा तो एयरपोर्ट पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने वजह पूछी तो जानकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वो औरत ही मेरी गिरफ्तारी की वजह बनी थी, क्योंकि वो हर रात मुझे 3 अंडों की बजाय मेरे साथ लॉकडाउन में एक ऐसी कहानी पेश आई जिसने मेरी जिंदगी और मेरे सोचने का रुख ही बदल दिया। ये कहानी यकीनन आपकी जिंदगी भी तब्दील कर देगी, और बैरून मुल्क जाने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, और वहां पहुंचने के बाद शायद आप हर वक्त सोचें कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। ये मार्च 2019 की बात है, जब ऑनलाइन काम करते हुए मैं तरक्की की इस मंजिल पर पहुंच गया कि मुझे बैरून मुल्क से एक कंपनी ने वहां आकर काम करने की पेशकश थी। रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त कंपनी की तरफ से था। मैं इस सब बारात के मिलने पर बहुत खुश था। मेरी जिंदगी आगे बहुत हसीन और खूबसूरत नजर आ रही थी। मेरी शादी मेरी कजिन निम्रा से हो चुकी थी। बस अब रोजगार को बढ़ाना बाकी रह गया था। इसी सिलसिले में जब मैं लंदन के लिए रवाना हुआ तो निम्रा की आंखों में भी हजारों हंसते ही 1 महीने के अंदर मैंने अपना नया काम शुरू कर दिया। कंपनी भी मुझसे बहुत खुश थी। मैं एक मेडिकल ट्रांसक्राइबर की हैसियत से काम करता था, जबकि कंपनी के मुख्तलिफ नौयत के काम भी मैं संभालता। लेकिन फिर 2019 के आखिर में वबा फूट पड़ी, और यूं हमारी कंपनी को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। चूंकि मैं नया मुलाजिम था, इसलिए मुझे नौकरी से भी हाथ धोना पड़े। मैं तो इस कदर दिल बर्दाश्त हुआ कि मैंने पाकिस्तान वापस आने की ठान ली, मगर उस वक्त 1 हफ्ते के लिए फ्लाइट्स भी बंद हो गई थीं। मैं फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता था। तभी एक दिन दूसरे शहर अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा था कि मुझे बस स्टैंड पर खड़े एक बच्चा नजर आया, जो कि बस के तकरीबन नीचे आने ही वाला था। मैं बस पर चढ़ने की बजाय जल्दी से भागता हुआ उस बच्चे के पास पहुंचा और उसे जल्दी से बस के आगे आने से बचा लिया। बच्चे को बचाते हुआ कि एक खूबसूरत औरत भागती हुई उसकी तरफ आ रही थी। गालिबन वो उसकी माँ थी, और मुझे बस स्टैंड के ऊपर दौड़ते भागते बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी देख चुकी थी। वो मेरे पास आकर तकरीबन मेरे हाथ चूमते हुए बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम लीजा है। लड़की ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया। उसके सवाल पूछने पर मैं खामोश हो गया। मैं जानता था कि मेरी मदद अब कोई नहीं कर सकता। मुझे सीधा वतन वापस जाना था, लेकिन इस 1 हफ्ते के दौरान मुझे कहीं रहने के लिए जगह चाहिए थी। मेरा दोस्त और उसके बाकी साथी बड़ी मुश्किल से एक कमरे में रहते थे। 4 लोगों का एक कमरे में रहना पहले ही मुश्किल था, ऊपर से मैं भी इनके साथ रहने जा रहा था। हालात मुश्किल हो सकते थे। तभी मैंने इस लड़की से बोल दिया कि मुझे पाकिस्तान वापस जाने में अगर वो मेरी कोई मदद कर सके तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। लिसा ने मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और बोली, अरे तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लड़की के इस ऑफर पर मैं तो खिल सा गया। वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन लड़की थी, और लड़कियां अमूमन यहाँ अकेले घरों में रहती हैं। सो एक हसीना के साथ अकेली शाम बिताने का तस्वुर ही अलग था। शहर में नया नया वायरस फैला था, इसलिए सब लोग बहुत एहतियात से रहते थे और तकरीबन अपने अपने घरों में बंद थे। खैर मैं उसके साथ उसके मेहमान के तौर उसके घर पहुंचा। लीजा ने घर जाते ही बाहर खड़ी किसी औरत के हवाले वो बच्चा किया और हाथ छाड़कर अंदर आ गई। मैं तो समझा कि तुम शादीशुदा हो और ये बच्चा तुम्हारा है। अब इतनी भी बड़ी उम्र की नहीं लगती मैं। लीजा ने एक अदा से कहा, आओ मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। मुझे लेकर वो अंदर वाले कमरे में गई और चाय कॉफी बनाने लगी।
मेरी नज़र और चाय कॉफ़ी बनाने लगी। मेरी नज़र दीवार पर लगी तस्वीरों पर पड़ी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे और वो इंतहाई खूबसूरत थे, जबकि लीसा एक आदमी के साथ खड़ी थी और वो आदमी भी एक वजीह शख्सियत का मालिक था। इससे मालूम होता था कि लीसा एक फैमिली वुमेन है, लेकिन उसने मुझसे अपनी हकीकत क्यों छुपाई। मैं सोचने लगा। इतने में वो कॉफ़ी लेकर आ गई। मैंने उससे इस बारे में सवाल किया तो उसकी आंखें नम हो गईं। बोली, मेरा शौहर मुझे आज से 2 साल पहले छोड़कर चला गया है। मेरे पास बच्चों को पालने की सकत नहीं थी, सो मैंने उसे जाने दिया। अब देखो, मैं अकेली इस अपार्टमेंट में जिंदगी के दिन गुजार रही हूँ। लीजा की दुखी बातें सुनकर मैं भी उदास हो गया। यहाँ तक कि शाम से रात हो गई। लीजा ने मुझे पाकिस्तान जाने के बारे में मालूमात फराहम करना शुरू कर दी, लेकिन मैं जानता था कि अब वो मुझ पर मेहरबान हो चुकी है। हस्बे तवक्को थोड़ी ही देर में ठहरने के लिए जिद करना शुरू कर दी। मैं तो चाहता ही यही था, लेकिन इस एक कमरे के अपार्टमेंट में मैं उसके साथ कहाँ रहूं, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। थोड़ी ही देर में वो मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगी। उसे अपना शौहर बहुत याद आ रहा था। मैं ऐसे तजुर्बे से पहली बार गुजरा था, सो मेरे भी दिमाग में मुख्तलिफ बातें आने लगी। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि मैं गैर शादीशुदा हूँ। हालांकि पाकिस्तान में मेरी एक खूबसूरत बीवी मौजूद थी। फिर न जाने क्यों मैंने उससे झूठ बोल दिया। मेरे दिमाग में उस वक्त सिर्फ ग्रीन कार्ड घूम रहा था। मैं लीजा से शादी करके अपना मुस्तकबिल रोशन बनाना चाहता था। लीजा के इरादे भी कुछ ऐसे ही लगते थे। और फिर अगले ही दिन लीजा ने तन्हाई में बैठकर मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मेरे कान तो जैसे ये सुनने के लिए तैयार बैठे थे। मैंने लीजा को फौरन शादी के लिए हाँ कर दी। कहने लगी कि एक मसला है, मैं तुम्हारे साथ शादी तो करूंगी, रजिस्टर्ड अभी नहीं करवा सकते। हम मजहबी तौर पर शादी करके एक साथ रहेंगे, ताकि हमारा साथ रहना किसी गुनाह में शुमार ना हो। उसके बाद हम दोबारा शादी कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? उसने दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ कहा तो मेरा दिल पिघल गया। मुझे एक पल के लिए भी निम्रा की वफा याद न आई और मैं उस दिलनशी के ख्वाब देखने लगा। अगले ही दिन एक इस्लामिक सेंटर में मेरा और लिजा का मजहबी तौर पर निकाह हो गया। अब हम एक दूसरे के साथ रह सकते थे और एक दूसरे के लिए जायज थे। वो अहले किताब थी। उसने मुझसे कहा कि वो कुछ अरसे के बाद मुसलमान हो जाएगी, क्योंकि उसे इस्लाम से और मुसलमानों से बहुत मोहब्बत है। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत मुतासिर होता। वो शाम बहुत हसीन थी। मैंने और लीजा ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। उसी शाम लीजा ने मुझसे कुछ वादे लिए। मेरी आंखों में देखकर पुरस्रार लहजे में बोली, देखो अहमद, मैं जानती हूँ। पुरस्रार लहजे में बोली, देखो अहमद, मैं जानती हूँ कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मगर मैं थोड़ी सी नफ्सियाती मरीजा हूँ। मुझे अपने पिछले शौहर को भी इसी वजह से छोड़ना पड़ा। वो मुझसे तंग आ गया था। मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत हूँ। मेरी मोहब्बत से तंग मत आ जाना। तुम मशरकी मर्द हो, शायद तुम्हें इतनी ज्यादा मोहब्बत हजम न हो। लिसा की बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो उठी और अलमारी की तरफ बढ़ने लगी। अलमारी खोलकर उसने काले रंग का कपड़ा निकाला और मेरे सामने आकर बैठ गई। उसने बड़े ही दिलफरेबाना अंदाज में मेरे दोनों हाथों पर पट्टी बांध दी। पट्टी इस तरह बांधी गई थी कि मेरे हाथ खुले थे, जबकि पट्टी का एक सिरा अंगूठे से बांधा गया था। ये देखकर मैंने हैरत से लीजा की तरफ देखा। ये क्या बात है, तुमने मेरे हाथ पर पट्टी क्यों बांधी? बस कहा ना, यही मेरी मोहब्बत है। मैं तुम्हें इसी तरह हाथ बांधकर खुद अपने हाथों से खिलाया करूंगी, ताकि मुझे ऐसा लगे मेरे शौहर के हाथ नहीं हैं और मैं उसकी मदद कर रही हूँ। लीसा की मासूमाना बातें सुनकर मैं हंस पड़ा। मुझे भला इस बात से क्या मसला होता। लीसा मेरी आंखों में देखते हुए मेरी शुक्रगुजार होने लगी कि मैंने उसकी इतनी बड़ी बात बिना कुछ कहे और बिना कुछ पूछे मान ली। उस रात वो मुझे दीवानों की तरह देखती रही। थोड़ी देर के बाद उसने मेरी आंखों पर भी पट्टी बांध दी और खुद न जाने कहाँ चली गई। बोली, अब अगर तुम हिले तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम मेरे नए शौहर हो, इस बात का ख्याल रखो कि तुम मुझे अच्छे लगो। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ वफा करूंगी। बस मेरी अजीबो गरीब कुछ बातें हैं जिन्हें तुम बर्दाश्त कर लो। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधने के बाद थोड़ी ही देर में वो 3 अंडे ले आई। उसने मुझे बताए बगैर
मुझे अंडे खिलाना शुरू कर दिए। मुझे क्या खिला रही हो? अरे भाई, पके हुए उबले अंडे हैं। क्या तुम्हें मुझ पर कुछ शक है? लीजा बोली, नहीं मुझे कोई शक नहीं। मैंने बिलाखिर उसके आगे हथियार डाल दिए, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। बहरहाल थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। ऐसा लगा जैसे मैं किसी नशे की हालत में हूँ। थोड़ी ही देर में मैं सो गया। सोते हुए मुझे कुछ होश न रहा, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म अकड़ा हुआ था। लीजा न जाने कहाँ गई थी। कमरे में नजर नहीं आ रही थी। मेरे हाथों पर बददस्तूर पट्टी बंधी थी। मैंने हैरत से इधर उधर देखा। लीजा कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मैं उठकर बाहर गया। लीजा सोफे पर झुकी कोई काम करने में मसरूफ थी। मुझे आता देखकर वो चौंक पड़ी और उछलकर सामने खड़ी हो गई। वो जैसे अपने हाथों में कुछ छुपा रही थी। मैं नया नया था। शादी का पहला दिन था। शादी का पहला दिन था। सो उसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं कहना चाहता था। क्या बात है लीजा, तुम इतनी घबरा क्यों नहीं हो? मैंने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मैंने तो। क्या तुमने? लीजा के बात अधूरा छोड़ने पर मैंने पूछा तो वो मुझसे कुछ जैसे छुपाने लगी। वो फौरन किचन की तरफ गई और फिर हाथ धोकर वापस आई। लगता है मेरे शौहर को सुकून की नींद नहीं आई। क्या लीजा इतनी बुरी है? उसने फिर से शरारती लहजे में बातें करना शुरू कर दी और मैं भूल ही गया कि रात को क्या हुआ था। मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। जबकि लीजा ने मुझे कॉफी बनाकर दी। हमने एक खूबसूरत सुबह का आगाज किया। मुझे अब कोई काम तलाश करना था। थोड़ी देर के बाद लीसा मेरे सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर कहने लगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने अच्छे होगे अहमद। जानते हो, कबूल करके मुझे खरीद लिया है। मैं ये भी जान गई हूँ कि तुम एक शादीशुदा शख्स हो। देखो, लीजा से कोई बात मत छुपाना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। देखो अहमद, मैं एक अमीर औरत हूँ। मेरे लिए 2-4 हज़ार डॉलर कोई मायने नहीं रखते। तुम अपनी बीवी और घर वालों को बेशक ये पैसे भेज आओ। इससे ये होगा कि वो तुमको तंग नहीं करेंगे और तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिता सकोगे। उसने 2,000 डॉलर मेरे सामने रखते कहा तो मेरी तो जैसे राल टपकने लगी। लिसा तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान शिकार निकली, मगर मेरे जहन में नई तरकीब आई। मैंने वो डॉलर उठाकर जेब में रख लिए और बाजार की तरफ चल पड़ा। अपने घर वालों को पैसे बेचने के बाद मैंने लीजा के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लिया। लेकिन ये तोहफा मैंने 99 सेंट दुकान से लिया था, जिसका बिल सिर्फ $1 आता था। ये इंतहाई खूबसूरत ब्रेसलेट था और नया लगता था। ब्रेसलेट लेकर मैं घर पहुंचा। लीजा मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने वो खूबसूरत ब्रेसलेट उसे दिखाते हुए कहा, यह हमारी शादी का तोहफा है। तुम कितने अच्छे हो अहमद। वो जज्बाती हो गई। तुमने मेरे लिए तोहफा लिया। ये पैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे घर वालों के लिए दिए थे। क्या जरूरत थी इतनी महंगी चीज खरीदने की? लिसा की सादगी पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया और उससे मोहब्बत जताने लगा। लिसा ने मुझे दोबारा से कॉफी बनाकर दी तो मैंने हैरत से पूछा, क्या बात है लिसा, क्या तुम मुझे आज कॉफी पिला पिला कर मार दोगी? अरे नहीं, लिसा ने हंसकर कहा, बस ये आखिरी कप कॉफी का पी लो, फिर मुझे बाहर जाना होगा। ये कहकर उसने मेरी तरफ कॉफी का कप बढ़ाया और खुद अंदर कपड़े बदलने चली गई। वो बाहर आए तो उसके हाथ में एक नीले रंग का बैग था, जिसे उसने बड़ी महारत से अपने साथ छुपा कर रखा थी। लिसा, तुम्हारा ये बैग बहुत खूबसूरत है, मुझे दिखाओ तो जरा। मुझे याद आया कि पहले दिन भी वो मुझसे यही बैग छुपा रही थी। जब मेरी नजर इस पर पड़ी थी तो वो यकदम उछलकर खड़ी हो गई थी और उसने ये बैग छुपाने की बहुत कोशिश भी की थी। मेरी बात पर लिसा ने बड़ी खूबसूरती से मुझे घूम कर दिखाया और बिना कोई जवाब दिए ही बाहर निकल गई। मैं समझ गया कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये राज मेरे लिए जानलेवा साबित होगा। मैं कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा, कुछ नई नौकरियों की तलाश में था कि तभी मेरा फोन बजने लगा। देखा तो मेरी बीवी का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैंने फोन कान से लगाया तो उसकी परेशान आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है निम्रा, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने प्यार से पूछा। दरअसल मुझे आपके बारे में बहुत फिक्र हो रही थी। कल मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है।
दरअसल मैंने ख्वाब में देखा कि आप एक कुएं में बैठे दरअसल मैंने ख्वाब में देखा कि आप एक कुएं में बैठे हैं जिसमें आग लगी है, लेकिन आपको उस आग की कोई परवाह नहीं। आप इत्मीनान से बैठे हैं और आग आपको जलाने के करीब है। मैंने निम्रा की ये बात सुनी तो मेरा जहन फौरन लिजा की तरफ गया, जो मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी थी, मगर शायद मैं उसकी हकीकत नहीं जानता था। मैंने लिजा के बारे में अपनी बीवी निम्रा से कोई बात नहीं की और चुपचाप आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। मेरा ख्याल था कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। शायद कि लिसा मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रही हो, क्योंकि बिला वजह कोई किसी से इतना अच्छा नहीं होता। फिर मुझे वो बच्चा याद आया जो लिसा ने उस वक्त अपने घर लाया था। मैंने सोच लिया कि आज उसके आते ही उसके बैग की तलाशी भी लूंगा और उस बच्चे के बारे में भी लिसा से मालूमात करूंगा। मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। दरवाजे की बेल बजी तो मैं तैयार बैठा था। लिसा हमेशा की तरह अपने हाथों में ले लिया। खिलाफे तवक्की लिसा ने कुछ भी न कहा। क्या बात है, तुम मेरा बैग टटोल रहे हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। लिसा ने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया और वाकई उसके बैग में कुछ नहीं था। मुझे लगा जैसे मैं बिला वजह ही लिसा पर शक कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैंने लिसा से उस बच्चे के बारे में पूछा। लिसा, तुम्हारा शौहर और बच्चे तो तुम्हें छोड़कर चले गए, फिर वो बच्चा कौन था जिसे मैंने बस स्टेशन पर बचाया था? अरे बुद्धू, वो मेरी बहन का बच्चा था। लिसा ने हंसते हुए कहा। लगता है तुम मुझ पर जरूरत से ज्यादा ही शक करने लगे हो। लिसा ने कहा तो मैं भी परेशान हो गया। बात तो ऐसी ही थी, मैं उस पर शक कर रहा था, लेकिन वो बच्चा कौन था? मुझे लिसा ने इसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। एक दो दिन के बाद जब मैंने लिसा से ये पूछा कि उसकी बहन भाई कितने हैं, तो वो कहने लगी उसकी एक ही बहन है जो दूसरे शहर में रहती है। बहरहाल उसकी बातें कुछ मुतजाद सी थीं। मैंने अगले दिन सोच लिया कि अब मैं इस औरत के साथ मजीद नहीं रहूंगा। मेरी बीवी बहुत पारसा थी। वो जो भी ख्वाब देखती यकीनन उसमें कोई न कोई हकीकत होती थी। मैंने अपनी बीवी निम्रा को फोन करके सारी हकीकत बता दी। निम्रा पहले तो बहुत हैरान हुई, रोने लगी, बोली आपने मुझसे बेवफाई की है, लेकिन फिर अपने शौहर को बचाने के लिए मशरकी औरत तो किसी हद तक भी जा सकती है। बोली कि मैं आपको इस्तिखारा करके सही बात से आगाह करूंगी। आप तब तक इस औरत से जान छुड़ाने की कोशिश करें और जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आ जाएं। निम्रा की बातों से मुझे बहुत ढारिस मिली थी। मैंने सोच लिया कि अब मैं लिजा के साथ मजीद एक दिन भी नहीं रहूंगा, और इसकी नौबत आई भी नहीं। जब मैं अपने कागजात लेने वापस घर की तरफ रवाना हुआ तो ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि लिजा ने मेरी सारी चीजें बैग में डालकर दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, और दरवाजा बंद था जिस पर ताला लगाकर साथ एक पर्ची चिपकाई गई थी जिसमें मुझे यहाँ से जाने की हिदायत की गई, और लिजा ने यह भी लिखा था कि वो मुझसे नफरत करती है, लिहाजा अगर दोबारा मैंने यहाँ आने की कोशिश की तो वो पुलिस में बता देगी कि मैंने उसे हरास किया है। लिजा की ये तहरीर पढ़कर मेरा सर घूम सा गया। मैं तो उसे जानता तक नहीं था। उसने खुद मुझसे शादी की बात की थी। अब वो अपनी बात से मुकर गई थी, मगर मेरे पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं चुपचाप यहाँ से अपना बैग उठाकर चला जाऊं। उस वक्त तक फ्लाइट्स भी कुछ दिन के लिए खुल चुकी थीं, लेकिन बदकिस्मती मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पता चला कि मुझ पर इल्जामात की एक लंबी फहरिस्त है जिसे मुझे जेल चलकर ही देखना होगा। मेरी तो आंखों तले अंधेरा छा गया। सोच नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। वहां पहुंचकर मुझे बताया गया कि मैं मौलिक टीके एक मेडिकल स्टोर से खरीदता रहा हूं। चूंकि मेरे पास मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कंपनी का सर्टिफिकेट भी था, उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने गैर कानूनी तौर पर फलां स्टोर से अपने अंगूठे के निशान के साथ वो इंजेक्शन्स हासिल किए हैं जो मुख्तलिफ बच्चों की मौत में इस्तेमाल हुए। ये सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया। हालांकि सब में मेरा कोई हाथ नहीं था। फिर खुदा की करनी ऐसी कि अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाल दी जिसने मुझे रोशनी दिखाई। मैंने इस सब से इनकार किया और पुलिस से कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज चेक की जाए जहां मैंने ये इंजेक्शन्स जाकर स्टोर से लिए हैं। स्टोर का नाम, बिल वगैरह सब कुछ मौजूद था। जब स्टोर पर पहुंचकर इस बात की तहकीक की गई तो पता चला कि एक औरत जिसका नाम लिजा था
वो ये इंजेक्शन्स लेने रोज़ाना आती थी। वो खुद भी एक हस्पताल स्टोर से मेरे नाम पर लिए। मेरे पास भी सेहत से मुतालिक एक सर्टिफिकेट था। शायद इस वजह से उसने मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन स्टोर वालों ने साफ साफ बता दिया कि लिसा ने मुकम्मल मालूमात हमें फराहम की थी। हमने बगैर तस्दीक के ये इंजेक्शन नहीं दिए, जबकि आदमी के दस्तखत और अंगूठा वगैरह सब मौजूद था। और फिर बहैसियत नर्स लिसा के लिए ये काम करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लिसा को भी इस सब कार्रवाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुझे सजा हुई, क्योंकि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि मैं अपना अंगूठा बगैर अपनी मर्जी के एक नहीं बल्कि 20 कागजात पर लगा चुका हूँ। ये काम लीजा उस वक्त करती थी जब मैं सो रहा होता था। तभी सुबह उठकर मेरे हाथों पर कभी तो काले निशान होते और कभी उंगलियों में दर्द। मैं लीजा की चालबाजी समझ गया था, मगर मैंने उससे कोई शिकवा गिला नहीं किया। मैं जानता था कि बेमज़हब लोगों से गिला शिकवा करके उन्हें खौफ खुदा दिलाना भी एक बेवकूफ़ी की बात है। अलबत्ता मुझे अपनी बीवी निम्रा की वफा पर गुरूर है, जिसने परदेस में भी मुझे